हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे यूजीसी नेट के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज में। ये मेरा 30th वीडियो है और इससे पहले मैंने 12 वीडियो यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। वो भी आप दे सकते हैं। उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। मैंने एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस जो है उसके फोर जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करके उस टाइप के वीडियो भी डाल दिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिनके अंदर सिर्फ जो आंसर्स है उसी को एक्सप्लेन किया है। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स कराए हैं, वो उस टाइप के भी वीडियो हैं। तो मैंने हर टाइप के वीडियो जो है लास्ट ईयर क्वेश्चंस के वो मैं डालने लग रही हूँ। और होप करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं डिटेल एनालिसिस भी करवा रही हूँ मैं, और उसके साथ जो आंसर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा और वो निकल के आए। इसके साथ साथ यूजीसी नेट के जो लास्ट क्वेश्चंस है उसकी एक क्विज जो है मेरे चैनल पे चल रही है। उस पे अभी तक 220 के आसपास मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं और वो भी जाके आप सोल्व कर सकते हो। बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि जो यूजीसी नेट का है, आप हमेशा पूछते रहते हो कि कौन सी यूनिट तैयार करे, कौन से राइटर्स प्रिपेयर करे यूजीसी नेट के लिए, या कौन कौन से जो जो यूनिट है उसमें से कौन कौन से राइटर को पढ़े, पोइट्स को पढ़े, नॉवलिस्ट को पढ़े। तो वो भी है, क्रिटिसिज्म में क्या पढ़े, कौन क्या थियरी में कौन कौन सी पढ़े। तो अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट के करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा कि यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है, कौन कौन से राइटर्स वो उठा रहा है बार बार, कौन कौन सी टर्म्स जो है जो जो सब कैटेगरी है, जैसे ड्रामा की हुई, नॉवल की हुई या पोइट्री में हुई, तो वो कौन कौन सी यूनिट उठा रहा है, क्रिटिसिज्म में किसको, कौन से राइटर्स को उठा रहा है। तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो लास्ट 2 और 3 ईयर्स में जो यूजीसी नेट जिन राइटर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, जिन वर्क्स के ऊपर फोकस कर रहा है, वो भी मोस्टली मैंने जो राइटर्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं अपने चैनल पर। डिटेल वीडियो उनके हैं। उसके साथ साथ जो रिसेंट में जो समरी पूछी जा रही है जिन जिन वर्क्स की, वो भी मैंने डाल दी है। उसके साथ साथ जो ओपनिंग लाइंस हैं, एंडिंग लाइंस है, ट्रायोलॉजीज हैं, उसके साथ साथ मूवमेंट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। रिसेंट में संस्कृत राइटर से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पे भी मैंने 2 वीडियो, संस्कृत राइटर्स पे मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जो नोबेल लॉरेट रहे हैं रिसेंट का, जो 2022-23 के जो नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड भी उनका भी डिटेल वीडियो डाल रखे हैं मैंने। उसके साथ साथ बुकर प्राइज विनर्स और उसके साथ पुलित्जर प्राइज विनर्स जो रहे हैं 2023 के, वो भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं। तो आप जाके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस यूजीसी नेट ऐसे ही उठाएगा जो रिसेंट में नोबेल प्राइज विनर होंगे, पुलित्जर प्राइज विनर होंगे, बुकर प्राइज विनर होंगे, तो ऐसे ऐसे राइटर। उसके साथ साथ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रशियन राइटर्स हैं, उस पर मैंने वीडियो डाल दिया है। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, वो डाल दिए हैं। तो इस तरह से हर वैरायटी के क्वेश्चंस जो जिस हिसाब से यूजीसी नेट पूछेगा उसी हिसाब से, उसी पैटर्न को मैंने फॉलो करते हुए अपने वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में शुरू करते हैं। सितंबर 2020 के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट मैजापा अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। तो कौन सी किसने जो है ये एक नैरेटिव पोएम लिखी है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी है 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर, यूक्रेन का जो 17th सेंचुरी मिलिट्री लीडर थे उसके बारे में किसने ये पोएम लिखी है। तो इसका जो ऑप्शंस थे वो थे विलियम कूपर, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और एसटी कॉलरेज। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, लॉर्ड बायरन ने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में मैं एनालिसिस नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एनालिसिस नहीं करने होते, उनको ये होता है कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और उनके आंसर करने हैं। तो उसी सीरीज में ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको क्रिटिक्स को और उनकी टेक्स्ट को जो है मैच करना था, किसके साथ कौन सा ऑप्शन है।
सबसे पहले ऑप्शन है हॉरेस, सेकंड है जॉन ड्राइडन, सी है सैमुअल डैनियल और डी है बेन जॉनसन। और उनकी टेक्स्ट दी थी अ डिफेंस ऑफ राइम, टिम्बर और डिस्कवरीज, आर्स पोइटिका ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये इनकी टेक्स्ट दी थी और आपको मैच करना था। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 यानी ए का तो थर्ड है, ए का होरेस का है आर्स पोइटिका, बी का है फोर्थ जॉन ड्राइडन का है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, सी का है 1 सैमुअल डैनियल का है अ डिफेंस ऑफ राइम और डी का है 2 यानी बेन जॉनसन का हो गया टिम्बर और डिस्कवरीज। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर sought to make everything as English as possible in a country which resemble England in nothing as recorded by Sir Thomas Munro। सर थॉमस मुनरो के हिसाब से कौन सा ऐसा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जो ये चाहता था कि एक ऐसी कंट्री के अंदर सब कुछ इंग्लिश कर दो जिस कंट्री का जो किसी भी तरह से इंग्लिश नहीं है, उसमें कुछ भी इंग्लिश कंट्री में और उस कंट्री में कोई भी समानता नहीं है, रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सारी चीजें इंग्लिश ही कर दो। ऐसा किस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, सेकंड लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि इस कंट्री के अंदर यानी इंडिया के अंदर सारी चीजें इंग्लिश में कर दो, चाहे क्योंकि इसके अंदर इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी, कुछ भी रिजेम्बल्स नहीं था, फिर भी उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि सारी की सारी चीजें जो है वो इंग्लिश में कर दी जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। आपको इनकी पब्लिकेशन के हिसाब से क्रोनोलॉजी में इनके वर्क्स को लगाना है और वर्क्स थे एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, सिमियोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। और ये आपके ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 यानी सबसे पहली आएगा बी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद आएगा डी हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, उसके बाद आएगा ए एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स और उसके बाद आएगा सी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो आपको इनके ईयर्स याद रखने हैं, पब्लिशिंग ईयर याद रखने हैं, तभी आप इनको अरेंज कर पाएंगे क्रोनोलॉजी में। तो आप इन वर्क्स को एक बार दोबारा देखिएगा और इनके ईयर कौन से हैं वो भी देखिएगा ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था Which one of the following statement is appropriately true of Harold Pinter's play? कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हेरोल्ड पिंटर्स के प्लेस के बारे में बिल्कुल ठीक है? Menace is in the air and it leads to bloody violence. Second option, menace is in the air and it is realized through the female characters. Third, menace is in the air but it is not pinned down or explained. Fourth, menace is in air and anarchy follows a systematic manner. तो हेरोल्ड पिंटर के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि उनकी जो है कॉमेडी ऑफ मिनेंस है। कॉमेडी ऑफ मिनेंस का मतलब है कि उनके अंदर उनके वर्क के अंदर कॉमेडी चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कोई कैरेक्टर या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो ट्रेजिक टाइप में होती है, तो उसके अंदर यानी दोनों सिमिलरिटी है, कॉमेडी के भी एलिमेंट्स है और ट्रेजेडी के भी एलिमेंट्स है, तो इसलिए उनके वर्क्स को जो है कॉमेडी ऑफ मिनेंस कहा जाता है। तो उनके वर्क्स के बारे में कहा जाता है मिनेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3। मिनेंस इज इन द एयर बट इज नॉट पिन डाउन और एक्सप्लेन। मिनेंस जो है वो एक टाइप से रहती है उनके वर्क के अंदर, लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता और उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये इनके प्लेस के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था which of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says even so distant I can taste the grief। फिलिप लार्किन की कौन सी पोएम थी जिसके अंदर उन्होंने एक रेप विक्टिम को दिखाया गया है और जिसकी जो ये कहती है इवन सो डिस्टेंट, इतनी दूर होने के बावजूद आई कैन टेस्ट द ग्रीफ, मैं उस दुख को टेस्ट कर सकती हूँ, उस दुख को फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो ये कौन सी इनकी पोएम थी? तो इसके ऑप्शंस थे डिसेप्शंस, सेकंड फेथ हीलिंग, थर्ड सेड स्टेप्स और फोर्थ था वाइल्ड ओट्स। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 डिसेप्शन। डिसेप्शन बहुत ही मतलब एक ऐसी पोइम है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग उसको पढ़े। इसके अंदर फिलिप लार्किन ने बहुत ज्यादा एक गर्ल की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है
कि वो क्या फील करती है, क्या उसकी जो फीलिंग्स है, उसके इमोशंस हैं, क्या वो सोचती है, इस सारी चीजों के बारे में। तो वो आप एक बार सिंगल पॉइंट जो है वो जरूर पढ़िएगा। तो ये पॉइंट थी इनकी डिसेप्शंस, उसके में इन्होंने दिखा रखा है ये सारा का सारा रेप विक्टिम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर जो है एसेइस्ट दे रखे हैं और उनके साथ उनके ऐसे दे रखे हैं, आपको उनके साथ मैच करना था। सबसे पहला जो एसेइस्ट जो दे रखे हैं जॉर्ज ऑरवेल है, उसके बाद मिशेल डी मोंटेग, उसके बाद है थर्ड चार्ल्स लैम, उसके बाद डी है जोनाथन स्विफ्ट और उसके बाद जो इनके ऐसे दे रखे थे ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, सेकंड व्हाई आई राइट, थर्ड अ मोडेस्ट प्रपोजल और फोर्थ था ऑन दी कैनिवल्स। ऑन दी कैनिवल्स पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो वो आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा कि किसका वर्क है और किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी ए का सेकंड है, जॉर्ज एरवेल का है वाई आई राइट। उसके बाद बी का है 4, मिशेल डी मोंटेग का है 4 ऑन द कैनिवल्स। उसके बाद सी का है 1, चार्ल्स लैम का है ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी और डी का है थर्ड, जोनाथन स्विफ्ट का है अ मोडेस्ट प्रपोजल। तो ये राइट कॉम्बिनेशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड ए एंड दी अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। दो स्टेटमेंट दी है आपको, एक तो असर्शन है, उसके बाद सेकंड उसका रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले असर्शन क्या दिया गया है, साइन आर नेवर न्यूट्रल और इनोसेंट। साइन जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होते और इनोसेंट नहीं होते। और इसका रीजन दिया गया है इन ऑल केसेस साइंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिस्टम्स दैट कन्वे सम मीनिंग्स। यानी हर एक केस के अंदर साइन जहां पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टम्स के अंदर, वो कोई ना कोई मीनिंग जरूर देते हैं। तो आपको बताना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो इसका right answer था आंसर नंबर 1 कि both A and R are true, कि दो A and R are true, क्योंकि साइन जो है वो कभी भी न्यूट्रल और इनोसेंट नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है। और सारे केसेस में जो साइन होते हैं वो किसी ना किसी मीनिंग को कन्वे करते हैं सिस्टम के अंदर, यानी जो भी कोई साइन दिखाया जाता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो इसके इसके साथ साथ तो दोनों ही ट्रू है और आर भी जो इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। उसके बाद मैच करना आपको ऑथर्स और उनके वर्क्स के साथ, लिस्ट करना, लिस्ट में से मैच करना था आपको। सबसे फर्स्ट ऑप्शन था और ऑथर्स में दिए गए हैं जॉन कीट्स, सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ, सी पीबी शेले और डी विलियम ब्लैक। तो इसके ऑप्शंस थे आपको, फर्स्ट ऑप्शन था अलास्टर, सेकंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, थर्ड कॉमिक और फोर्थ था द एक्सर्शन। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी ए का थर्ड है, जॉन कीट्स का है कॉमिक, बी का है 4, विलियम वर्ड्सवर्थ का है द एक्सर्शन, उसके बाद सी का है 1, पीबी शैली का है अलास्टर और डी का है सेकंड, यानी विलियम ब्लेक का है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। सबसे पहला है स्टेटमेंट 1, क्या कहता है, कंजप्शन इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट एंड ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल प्लेजर। ये कहता है कंजम्पशन, जो कोई भी चीज हम कंजम करते हैं, कुछ भी जो हम लेते हैं जो एक टाइप से, वो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और जब पर्सनल प्लेजर जो है हमारा, उसको बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं, तो तब हम किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं, यानी ड्रिंकिंग या अल्कोहल या कोई भी जो चीज होती है उसका। तो उसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट में ये कहता है देयर आर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड द सच थिंग्स एट हाउसिंग स्टाइल, म्यूजिकल टेस्ट एंड फूड प्रेफरेंसेस। ये कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है आपस में कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है और उसके साथ साथ जो हमारा हाउसिंग का स्टाइल होता है, म्यूजिक का टेस्ट होता है और फूड की प्रेफरेंसेस होती हैं। ये सीधी सी बात है, जब आपके पास पैसा होता है
तो आपके टेस्ट और जो चॉइसेस होती हैं घर के स्टाइल की, म्यूजिक के टेस्ट की और फूड की, वो भी जो है उनका आपस में कोरिलेशन होता है। जगह अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपकी जो हाउसिंग स्टाइल है वो भी अलग होगा, आपकी जो खाने की जो चीजें हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होंगी या हाई पैसे वाली होंगी। लेकिन अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, अगर आप गरीब हैं, तो आप स्टाइल के बारे में नहीं सोच सकते, आप फूड की प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं सोच सकते। आपको ये होगा कि चाहे छोटा घर है, जैसा भी घर है वो घर में रह लेंगे आप, उसके साथ खाने में जो भी मिल जाए वो खा लेंगे। तो ये कहता है इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन होता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ साथ पहला जो ऑप्शन था कंजम्पशन वाला, वो भी ठीक है कि हम कंजम क्यों करते हैं, कि जब हमें अपने पर्सनल प्लेजर को और ज्यादा बढ़ाना होता है तो उसके लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम करते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि वो हमारे लिए कंपलसरी है, लेकिन हम करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज गिवन बाय हैरोल्ड ब्लूम टू एक्सप्लेन द टर्म क्लीनामन। क्लीनामन जो है एक टर्म हैरोल्ड ब्लूम ने यूज की है अपने वर्क के अंदर, उनका वर्क का नाम है इन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। और इस टर्म का इसका मीनिंग क्या है, आपको इस टर्म का मीनिंग बताना है कि क्या है। और आपको ऑप्शन मिले थे, पोएटिक हाइपरबल, सेकंड पोएटिक मिसप्रिजन, थर्ड पोएटिक सब्लाइम, फोर्थ पोएटिक सप्लीमेंट। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, पोएटिक मिसप्रिजन। इसमें हैरोल्ड ब्लूम ये कहते हैं कि जो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये एक टाइप की क्लीनामन का मतलब होता है कि एक टाइप से हम गलत पोइट्री को गलत रीड करते हैं या उसकी गलत व्याख्या करते हैं। उसको हम उसके लिए जो हैरोल्ड ब्लूम ने टर्म यूज की है वो की है क्लीनामन। क्लीनामन का मतलब होता है पोएटिक मिसप्रिजन, यानी जब हम पोइट्री को गलत रीड करते हैं या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, तो उसको क्लीनामन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट राइम इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोइट्री। इनमें से कौन ये मानते हैं कि पोइट्री का जो राइम जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है राइम पोइट्री का। आपके ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी होरेस, सी सैमुअल डैनियल और डी है फिलिप सिडनी। तो और उसके में चूज करना है आंसर कौन सा ठीक है, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, डी एंड सी ओनली। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी बी एंड डी ओनली। बी एंड डी, होरेस और फिलिप सिडनी दोनों के दोनों ये मानते हैं कि राइम जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है पोइट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द ऑफ द ब्लैंक वर्स। किसने ब्लैंक वर्स के बारे में कहा है, कोटिंग एंड अननेम्ड क्रिटिक, एक ऐसे अननेम्ड क्रिटिक ने कहा है दैट इट इज वर्स ओनली टू द आईज, कि वर्स जो सिर्फ जो होती है वो आंखों के लिए होती है। हैज नीदर द इजीनेस ऑफ प्रोज, उसके अंदर प्रोज जैसी इजीनेस भी नहीं होती, नॉर द मेलोडी ऑफ नंबर्स, और ना ही नंबर्स की मेलोडी होती है। ऐसा कोटेशन किस क्रिटिक ने दिया है ब्लैंक वर्स के बारे में। तो ऑप्शंस थे जॉन ड्राइडन, सेकंड अलेक्जेंडर पॉप, थर्ड सैमुअल टेलर कॉलरिज और फोर्थ ऑप्शन था सैमुअल जॉनसन। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि वर्स जो है सिर्फ आंखों के लिए होती है, इसके अंदर ना तो प्रोज जैसी इजीनेस होती है और ना ही नंबर्स की मेलोडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर। इनमें से कौन से दो ड्रामेटिस्ट हैं जो एपिक थिएटर से एसोसिएट हैं, उनसे रिलेटेड है। ऑप्शंस थे फर्नांडो एराबेल, बी बर्टोल्ट ब्रेचेट, सी अर्नोल्ट ब्रोनन, डी जेम्स सॉन्डर्स। तो इसके ऑप्शंस थे ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, यानी बी एंड सी ओनली, बर्टोल ब्रेचेट और अर्नोल्ट ब्रोनन, ये दोनों के दोनों एपिक थिएटर से एसोसिएट करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमरजेंस। आपको ये जो टर्म्स हैं इनको अरेंज करना है जिस हिसाब से ये आई है, जिस ईयर के हिसाब से ये आई है, यानी कौन सी टर्म पहले आई कौन सी उसके बाद, उसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी डीफेमिलराइजेशन। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, यानी सबसे पहले आया बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद आया डी यानी डीफेमिलराइजेशन, उसके बाद आया सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और उसके बाद आया ए हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज वॉल्टर पैटर्न रिगार्ड एज एग्जांपल ऑफ ग्रेट आर्ट इन हिज एसे स्टाइल। अपने वर्क जो ग्रेट जो है सॉरी अपने ऐसे स्टाइल के अंदर वॉल्टर पैटर्न ने किनके वर्क्स को ये माना है कि वो ग्रेट आर्ट है। कौन से वर्क्स हैं ऐसे? ऑप्शन थे फर्स्ट इलियड, बी द डिवाइन कॉमेडी, सी लेस मिजरेबल्स, डी फोस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली और बी एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 यानी बी एंड सी ओनली। जो वाल्टर पैटर्न ने अपना जो वर्क लिखा है उस वर्क के अंदर उन्होंने कहा है कि ग्रेट आर्ट जो है वो कौन कौन से हैं, बी एंड सी यानी द डिवाइन कॉमेडी और लेस मिजरेबल्स, ये जो है वो ग्रेट आर्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैच करना आपको लिस्ट 1 और 1-2 को। तो इसके अंदर जो लिंग्विस्टिक्स दे रखे हैं और जो साइन दे रखे हैं वो उनको मैच करना है। सबसे पहले लिंग्विस्ट कौन है? पॉल ग्रीस, सेकंड एडवर्ड सैपिर, सी फर्डिनेंड डी सोशोर और डी है नैन्सी डोरियन। और इनके कंसेप्ट जो दे रखे हैं वो है लैंग्वेज डेथ, लिंग्विस्टिक साइंस, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इनके साथ आपको लिंग्विस्ट और इनके जो कंसेप्ट है उनके साथ मैच करना था। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 यानी पॉल ग्रीस का है कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल, बी एडवर्ड स्पीर का है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, उसके बाद सी का फर्डिनेंड सोशोर का है लिंग्विस्टिक साइन और उसके बाद डी का है 1 यानी नैन्सी डोरियन का है लैंग्वेज डेथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टाइटल ऑफ द सेक्शन इन थॉमस डी क्विंसी इन द इंग्लिश मेल कोच। थॉमस डी क्विंसी का जो वर्क है द इंग्लिश मेल कोच, उसके अंदर कौन कौन से टाइटल्स आए हैं? सबसे पहला टाइटल है द ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, बी द विजन ऑफ सडन डेथ, सी द ग्लोरी ऑफ मोशन, डी द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। इनमें से कौन से टाइटल्स हैं जो थॉमस डी क्विंसी के द इंग्लिश मेल कोच के अंदर आए हैं? तो आपके ऑप्शंस थे ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर था आंसर 3 बी एंड सी ओनली यानी द विजन ऑफ सडन डेथ। ये है एक तो इनका टाइटल और उसके बाद है द ग्लोरी ऑफ मोशन। ये दोनों के दोनों टाइटल्स इनके इस वर्क के अंदर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको ऑथर्स और उनकी टेक्स्ट के मैच करना है। ऑथर्स हैं मिशेल डी कार्टियो, बी जॉन फिस्के, सी पीरी बोर्दियो, डी जेनिस रेडवे। और इनके टेक्स्ट जो है वो है डिस्टिंक्शन, सेकंड रीडिंग द रोमांस, थर्ड अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर और फोर्थ द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 यानी ए का 4 है मिशेल डी कार्टियो का है द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, बी का है 3 जॉन फिस्की का है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, सी का है 1 पेरी बोर्दियो का है डिस्टिंक्शन और डी का है सेकंड यानी जेनिस रेडवे का है रीडिंग द रोमांस। तो इस तरह से ये ऑथर्स हैं और ये इनकी टेक्स्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एसे, इनमें से कौन से दो हैं जिन्होंने इंस्पायर किया पीरियोडिकल एसे को? ऑप्शंस थे ए रॉबर्ट बर्टन, बी फ्रेंकोइस रेबेलिस, सी फ्रांसिस बेकन, डी मिशेल डी मोंटेग। और इसके ऑप्शंस थे सी एंड ए ओनली, ए एंड बी ओनली, सी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 यानी सी एंड डी ओनली। फ्रांसिस बेकन, बेकन के जो एसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और उनके फ्रांसिस बेकन के एसेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रांसिस बेकन है, वो उन्होंने इंस्पायर किया पीरियोडिकल एसे के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट है मिशेल डी मोंटेग, तो इन दोनों ने इंस्पायर किया पीरियोडिकल एसे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है जिस हिसाब से ये पब्लिश हुए वक्त, जो सबसे पहले हुआ है उस वक्त को पहले लगाना, उसके जो बाद में जो आया है उसको उसके बाद लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम येलो, बी सन्स एंड लवर्स, सी मिसिस डेलवे, डी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। और उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 यानी सबसे पहले बी आएगा सन्स एंड लवर्स, उसके बाद आएगा डी पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, उसके बाद आएगा ए क्रोम येलो और उसके बाद आएगा सी मिसिस डेलवे। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजी थी इनके पब्लिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिशन आर बेस्ट इवोक बाय हेमलेस अट्रेंस टू बी और नॉट टू बी। इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग्स हैं वो आपको बताना है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिशंस आर बेस्ट इवोक बाय हेमलेट के अट्रेंस का इनमें से दोनों का क्या है जो इसके मतलब है। तो इसमें दिए गए थे बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, बिटवीन अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, बिटवीन डूइंग एंड abstaining फ्रॉम डूइंग। यानी आपको बताना था कि इसमें से कौन कौन से इसके अटरेंस का जो है वो बेस्ट है। और ऑप्शन था ए एंड डी ओनली यानी बिटवीन लाइफ एंड डेथ इसके बारे में है, और उसके बाद डी बिटवीन डूइंग एंड abstaining फ्रॉम डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज द टी.एस. इलियट कॉन्ट्रास्ट विद ड्राइडन एंड मिल्टन इन द मेटाफिजिकल पोएट्स। अपने वर्क टी.एस. इलियट ने कौन से अपने वर्क के अंदर द मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट ड्राइडन और मिल्टन का कॉन्ट्रास्ट कौन से फ्रेंच के दो ग्रेट लैंग्वेज के जो मास्टर्स है ग्रेट मास्टर्स हैं उनके साथ किया है, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट किया उनका। तो इसमें ऑप्शंस जो मिले थे फ्रेंकोइस विलोन, जीन रेसाइन, चार्ल्स बुलेयर, डी अर्थर रिम्बाउंड। और ये जो थे इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 बी एंड सी ओनली यानी जीन रेसाइन और जो चार्ल्स बुलेयर, बी एंड सी ये यस चार्ल्स बुलेयर, इन दोनों का ही मेंशन किया है। फ्रेंच लिटरेचर के जो ग्रेट मास्टर हैं 17वीं सेंचुरी के रेसाइन और ग्रेट मास्टर हैं 19वीं सेंचुरी के बुलेयर, ये कहता है ये किसी तरह से जो है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इनका कंट्रास्ट जो किया है वो ड्राइडन और मिल्टन के साथ किया है टी.एस. इलियट ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थियरिस्ट posited a separate realm of female experience captured in a style of writing different from men's। इनमें से कौन सी फेमिनिस्ट थियरिस्ट हैं जिन्होंने एक जो है अलग से एक्सपीरियंस किया उनके वर्क्स को, जो अलग माना जाता है कि उनका फीमेल एक्सपीरियंस जो है एक नया स्टाइल उन्होंने इन्वेंट किया था जो मेंस जो राइटिंग कर रहे थे उनसे अलग। तो ऑप्शंस थे ए एलन शोवोल्टर, बी लुइस इग्रेरे, सी केट मिलेट, डी सिमोन डिबुआ, ई हेलन सीजो। तो इसके ऑप्शंस थे ए सी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी डी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4 बी एंड ई ओनली यानी अलग कौन से हैं इनमें से जिन्होंने अलग से मैन से अलग जो है फीमेल एक्सपीरियंस का एक नया स्टाइल जो है वो एक्सपीरियंस किया, राइटिंग स्टाइल जो है अलग किया मैन से। तो वो थे बी ऑप्शन नंबर बी लुइस इग्रेरे और ई हेलन सीजो। इन्होंने जो है ये दिखाया कि इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर जो राइटर्स हैं सिगमंड फ्रॉयड, उसके बाद कैंट
एरिस्टोटल, प्लेटो, इनके वर्क को स्टडी करके उन्होंने दिखाया कि उनके वर्क्स के अंदर कैसे फेलो से उनका जो वर्क्स है वो फेलो सेंट्रिज्म पे डिपेंड है, यानी उनके अंदर मेन मेन जो वो मेन को ज्यादा डिपिक्ट किया गया है उनके वर्क्स के अंदर, और उन्हीं को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो ये फीमेल थेरिस्ट हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टू टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर लिंक टू लिटरेरी फेमिनिज्म। इनमें से कौन सी दो टेक्स्ट हैं जो लिटरेरी फेमिनिज्म से लिंक करती हैं, यानी दोनों वर्क के अंदर लिटरेरी फेमिनिज्म से रिलेटेड जो है एस्पेक्ट्स इस वर्क के अंदर टेक्स्ट के अंदर शो किया गया है। और ऑप्शंस थे ए स्मॉल प्लेस, द येलो वॉलपेपर, एमा, ए रूम ऑफ वंस ऑन। और ऑप्शंस थे ए एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, बी एंड डी ओनली, यानी द येलो वॉलपेपर और अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये दोनों के दोनों वर्क के अंदर टेक्स्ट के अंदर जो है लिटरेरी फेमिनिज्म का एस्पेक्ट दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवान कंट्रोवर्शियल एसे इन द ब्रदर्स कारामाजोव। इवांस का जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऐसे रहा है ब्रदर कामाजोर, उसके अंदर जो है मेन सब्जेक्ट क्या रहा है, तो उसका सब्जेक्ट जो है उसका आपको ऑप्शंस मिले थे ट्रांस सबस्टिनेशन, द इविल्स ऑफ क्लर्जी, द यूनरिस्ट, द इक्लेस्टियस कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, इक्लेस्टियल कोड्स। तो इसका मतलब है कि इसके वर्क के अंदर जो है जो टॉपिक जो दिखाया गया है, जो सब्जेक्ट दिखाया गया है, वो बेसिकली जो क्रिश्चियंस कोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली दिखाया गया है। और क्रिश्चियन कोर्ट्स स्पेशली इसलिए होती है कि अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो उसका उसका जो फैसला होता है वो क्रिश्चियन कोर्ट्स के अंदर होता है। तो वो सब्जेक्ट इस वर्क के अंदर दिखाया गया था। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इन क्वेश्चंस को। और जितना भी हो सकता है जब तक नेट का एग्ज़ाम आएगा, जब तक मेरी कोशिश रहेगी कि सारा ही सिलेबस, उसके साथ साथ जो ऐसे यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें पर्टिकुलर एक राइटर के ही वर्क है, तो मैं उससे डिटेल्ड वीडियो लेके आ रही हूँ। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो ब्राउनिंग पे, क्योंकि ब्राउनिंग के ही वर्क के ऊपर पूछा गया था। तो यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है कि अगर कोई पोइट है तो उसके उसके प्लेस या ड्रामास पूछ रहा है, या कोई ड्रामेटिस्ट है तो उसने अगर कोई पोइम लिखी है तो उसकी पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी आप किसी पोइट को या राइटर को प्रिपेयर करते हैं, तो अगर वो पोइट है तो उसके अगर एज ए पोइट ही प्रिपेयर ना करें, आप उसके जो ड्रामास प्लेस हैं वो भी प्रिपेयर करें। या कोई ड्रामेटिस्ट है, उसने अगर कोई पोइम लिखी है या उसका कोई पोइट्री कलेक्शन है, तो वो आप प्रिपेयर करें, क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो कंट्रास्ट में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने लास्ट जो है ब्राउनिंग के वर्क्स को एक्सप्लेन किया था, उसमें उसके ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ साथ डिकेंस है, उसके वर्क है, उसमें मैं पूरा क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करके और उसके वर्क्स जितने रहेंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं हर टाइप से आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। बस ये है कि आप अब मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इसी टाइप के वीडियो में और लेके आते रहूं मैं। Please do like, share and subscribe my channel, Passion for Literature. Thank you.